ओके, देखो सब लोग डायग्राम कंप्लीट हुआ था ना? नेफ्रॉन देखो कंप्लीट हुआ है। देन व्हिच आर द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन? व्हाट इज दिस? ये क्या है? ग्लोमेरुलस. This cup shaped part is called, and collectively it is called. Yes. Yes, come. लिख दो इन दोनों को मिला के. ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड माल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल. डायग्राम में दिखा सकते हैं अगर जगह है तो. तो फिर ऐसे लिखो चलेगा, कोई बात नहीं. नेफ्रॉन टू पार्ट्स. फर्स्ट राइट यही है, माल्फिजियन बॉडी और सेकेंड पार्ट इज हाँ चले रीनल ट्यूब्यूल. राइट द हेडिंग नेफ्रॉन और इसके टू पार्ट्स लिख दो ऐसे, माल्फिजियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल. माल्फिजियन बॉडी अदर नेम राइट रीनल कॉर्पस्कल. हाँ दिस वन रीनल ट्यूब्यूल. ट्यूब्यूल रीनल ट्यूब्यूल, माल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल एंड सेकेंड राइट रीनल ट्यूब्यूल. राइट हियर माल्फिजियन बॉडी फर्स्ट पार्ट इज दिस वन ग्लोमेरुलस. माल्फिजियन बॉडी के नीचे लिखो फर्स्ट पार्ट ग्लोमेरुलस and second part right this Bowman's capsule. In renal tubule first part this one okay, proximal convoluted tubule short form is PCT. Proximal convoluted tubule that is PCT. Second part is this loop of Henle or Henle's loop. Second part. Third part this one distal convoluted tubule that is a DCT, and fourth part is collecting duct. Sporozones कौन होते हैं? Sporozones example sporozone. amoeba is not sporozone. प्लाज्मोडियम खाली. अमीबा किस में आता है? बोली उसका ग्रुप क्या है? प्रोटोजोन्स. स्पोरोजोन नहीं, स्पोरोजोन इज प्लाज्मोडियम और उससे क्या होता है? मलेरिया. सिलिएटेड कौन है? पैरामोशिया. फ्लैजिलेटेड और उसमें थोड़ा एफरेंट का डायमीटर बढ़ा देखा ना एफरेंट से. एफरेंट डायमीटर इज मोर देन एफरेंट. यूरिक एसिड कौन से एनिमल्स में बनता है? यूरिक एसिड बर्ड्स और बर्ड्स और कौन है? लैंड इंसेक्ट्स और यूरिया मैमल्स. देन हाँ मतलब मेनी मरीन फिश और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस. यूरिक एसिड कौन सी प्रोसेस में बनता है? हाँ बोलो सब लोग, सबसे आंसर चाहिए.
नहीं नहीं, वो तो रिमूवल है, बनने की प्रोसेस आयोनोसिनिक पाथवे। और यूरिया कौन सी प्रोसेस में बनता है? ऑर्निथाइन साइकिल। किडनी कौन से वर्टेब्रा से कौन से वर्टेब्रा तक होती है? 12 thoracic to third lumbar vertebra. Yes. Kidney is protected by how many layers? कौन से? Renal, fascia, adipose capsule और बोलो सब क्या आना चाहिए अभी? Renal capsule. नेफ्रॉन से बना हुआ यूरिन पहले कहाँ जाता है? नेफ्रॉन का यूरिन, ये तो बन गया। नेफ्रॉन का यूरिन कहाँ जाता है पहले? कलेक्टिंग डक्ट, उसके बाद नहीं, डक्ट ऑफ बेलिनी, उसके बाद रीनल पैपिला, देन देखो देखो तो सब लोग माइनर, अरे पढ़ गया ना सब, माइनर कैलिक्स, उसके बाद देन हाँ रीनल पेल्विस, देन यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। व्हाट इज ट्राइगोन? ट्राइगोन क्या होता है? ट्रायंगल फॉर्म बाय ओपनिंग ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा का ओपनिंग, राइट। यूरिनरी ब्लैडर में कौन से मसल्स होते हैं? नाम क्या उनका? नहीं लिखे दिया, नहीं नहीं नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा नाम क्या है? हाँ बराबर, डेट्रूसर मसल्स एंड इंटरनली लाइन बाय यूरिनरी ब्लैडर ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरेटर में कौन से मसल्स होते हैं? स्मूथ मसल्स से होते हैं। व्हाट इज रीनल मेडुला? किससे बना है? नहीं रीनल मेडुला, हाँ रीनल पिरामिड्स कितने होते हैं? 620। यस, अरे सब याद रखो, सब इम्पोर्टेंट। चलो हो गया, टगेम हो गया। जो वाइवा होगा वो आप लोग नहीं अभी मैं तो नहीं रहूँगा, मैम इधर ही लेगी मैम। देखते फिर कैसे होता है, मैम नहीं लेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि वो अभी फुल टाइमर रहते हैं ना। ओके ओके, देखते देखते। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसमें थोड़ा हाँ बताइए, कब शेप पार्ट है उसका नाम क्या है? व्हाट इज दिस? बोमन्स कैप्सूल। और इसके अंदर ये जो पार्ट आ रहा है क्या है? एफरंट आर्टेरियोल। यहाँ अंदर आने के बाद ये बहुत सारे कैपिलरीज में डिवाइड होता है, लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। और ये वापस ज्वाइन होके क्या बनता है? तो देखो हेडिंग क्या लिखा है? माल्फिजियन बॉडी ना, राइट फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस। माल्फिजियन बॉडी का फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस। और बताओ एफरेंट आर्टेरियोल किसकी ब्रांच रहेगी? सोच के बताओ, बोलो सब लोग। हाँ, तो रीनल आर्टरी किडनी के अंदर आती है, और अंदर आने के बाद ऐसे कितने ब्रांचेस बनेंगे? बहुत, मतलब कितने? इनफिनिट। 1 मिलियन। क्यों बताओ? नेफ्रॉन कितने? 1 मिलियन। वन सेकेंड, किडनी के अंदर कौन सी आर्टरी आती है? रीनल आर्टरी। अंदर आने के बाद ऐसे फाइनली कितने ब्रांचेस बनेंगे? और हर एक नेफ्रॉन में एक जाएगा। सो एफरेंट आर्टेरियोल इज ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। लिखो भाई, ग्लोमेरुलस में लिखो। रीनल आर्टरी एंटर्स इनटू किडनी
renal artery enters into kidney and divides into 1 million branches. मतलब फाइनल है, divides into 1 million branches called afferent arteriole. One million branches called afferent arteriole. Next, right. It enters into cup-shaped part of Bowman's capsule. It enters into cup-shaped part of Bowman's capsule. और यहाँ आने के बाद it divides into many capillaries. That capillary collection is nothing but glomerulus. तो glomerulus कुछ नहीं है, it is afferent arteriole की branches है, capillaries है, right there. It divides into many capillaries. It divides into many capillaries. This tuft of capillary, tuft मतलब bunch ऐसे, collection. This tuft of capillary is called glomerulus. Again, these capillaries unite to form, what is this? Look out. These capillaries unite to form efferent arteriole. These capillaries unite to form efferent arteriole. So that is the Rossel aorta. हाँ, तो बताइए एफरेंट आर्टेरियल किसके ब्रांच है? No. रीनल आर्टरी. और रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? डोर्सल एओर्टा की. तो इनडायरेक्टली वहाँ से ब्लड आ रहा है. वन सेकेंड. किडनी के अंदर हमने देखा था ये जो गैप है उसका नाम क्या था? नॉच. क्या नाम? हाइलम. तो हाइलम के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, बहुत सारे नर्व्स, लिम्फेटिक्स वगैरह. तो रीनल आर्टरी का फंक्शन क्या है? एंटर्स इन द किडनी एंड सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड. और इसके ब्रांचेस कौन है? एफरेंट आर्टरियोल. जो फिर कहाँ आता है? नहीं, आता है किधर? कप शेप पार्ट ऑफ वुमेन्स कैप्सूल. और यहाँ आने के बाद कैपिलरीज भी डिवाइड होता है. दैट कैपिलरी कलेक्शन इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. सो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? कैपिलरीज प्रोड्यूस्ड बाय एफरेंट आर्टरियोल. को समझा? और रीनल आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? डोर्सल एओर्टा की. और डोर्सल एओर्टा आता है हार्ट से. अगेन ये कैपिलरी यूनाइट होकर क्या बनता है? इफरेंट आर्टरियोल. दोनों के डायमीटर में क्या डिफरेंस है? लिख दो. डायमीटर. यस, राइट. डायमीटर ऑफ afferent arteriole is more than efferent arteriole. इतना समझ में क्या बताओ, फिर आगे जाते हैं. Then write second part. Second part is Bowman's capsule. We don't have to write the resistance. There is a pressure. नहीं, वो बाद में, हम नेक्स्ट पॉइंट में यूरिन फॉर्मेशन में. हम अभी क्या सीख रहे हैं? क्या हेडिंग था? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. तो खाली हम यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसका फंक्शन कहाँ देखेंगे? यूरिन फॉर्मेशन नेक्स्ट पॉइंट में. अभी खाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं. हाँ, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट क्या है? बोमन्स कैप्सूल. फंक्शन इसका बाद में आएगा.
इफ्रंट, हाँ आगे इसके बाद ही, मतलब रीनल ट्यूब्यूल है ना, देखो दो पार्ट कौन से थे नेफ्रॉन के? नेफ्रॉन के दो पार्ट अभी लिखे थे आपने, मालफिजियन बॉडी और रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल में सब देखने वाले आगे वाला। चलो ठीक है, नेक्स्ट बोमन्स कैप्सूल लिखो आगे। इट इज कप शेप हॉलो स्ट्रक्चर। इट इज कप शेप हॉलो स्ट्रक्चर। इट इज डिवाइड टू 2 लेयर्स। अब इसके भी 2 लेयर होते हैं। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज कॉल्ड एज, याद है किसी को? पैराइटल लेयर। लिखो उसमें आगे, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। इट इज मतलब बोमन्स कैप्सूल। टू लेयर्स। फर्स्ट लिखो आउटर पैराइटल लेयर, and second inner visceral layer. Second is inner visceral layer. हाँ, तो बताइए ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? सेकंड टेल रेड वाला ग्लोमेरुलस यानी कैपिलरीज है। अब ये जो विसरल लेयर होता है, इट इज मेड अप ऑफ, हाँ इसके अंदर ऐसे सेल्स होता है। याद नाम किसका है? किसी को इसका? ये विसरल लेयर ऐसे सेल से बनता है। इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। वन सेकेंड, व्हाट इज दिस आउटर मोस्ट लेयर? किससे बना है? मेड अप ऑफ, लिखा नहीं ना? नहीं लिख दो, पैराइटल में लिखो पहले। अच्छा रहेगा क्या? पैराइटल में लिखा ना? अच्छा लिखो, पैराइटल लेयर इज मेड अप ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियम। अच्छा बोला लिखो, ठीक। वन सेकेंड, बोमन्स कैप्सूल के 2 लेयर। आउटर कौन सा है? पैराइटल। किससे बना है? स्क्वाइमस एपिथेलियम। Squamous epithelium. And what is second layer? Visceral layer. Second inner visceral layer. समझ रहे? And it is made up of cells called podocytes. अब ऐसे लिखिए. It is made up of cells called podocytes. हाँ वापस एक बार, चलो ठीक है। बोमन्स कैप्सूल हैज 2 layers. What is outer layer? Parietal. Made up of? तो ये बाहर का लेयर ये वाला. और inner layer is made up of? It is visceral layer made up of podocytes. कितना समझा? इसका इंपॉर्टेंस नेक्स्ट पॉइंट के लिए। चलो वापस थोड़ा एडिशनल पॉइंट है इसमें। अब इस पोडोसाइट्स में ऐसे सेल्स होते हैं लाइक दिस, ये थोड़े एलिवेशन जैसे होते हैं ऐसे। दीज आर कॉल्ड फीड प्रोसेसेस। लिख दो, हाँ फीड प्रोसेसेस लिखो। पोडोसाइट्स हैव फीड लाइक स्ट्रक्चर। पोडोसाइट्स हैव elevations called feed processes. Feed processes मतलब ऐसे सेल्स होते हैं। डायग्राम देख के बताइए फीड प्रोसेस किसके कांटेक्ट में आ रहे हैं? ग्लोमेरुलस यानी कैपिलरी के कांटेक्ट में। सो दीज फीड प्रोसेसेस आर इन कांटेक्ट विद glomerular capillaries. लिख दो,
दे आर इन कॉन्टैक्ट, दे मतलब फीड प्रोसेस, दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. They are in contact with glomerular capillaries. और यहां देखो केयरफुली, दो पोडोसाइट्स के बीच में गैप है, दिख रहा है? दिस गैप इज कॉल्ड filtration pores or filtration slits. Click on. The gap between two podocytes is called filtration pores or filtration slits. What is the outer layer? Once again tell. इसका नाम क्या है? और इनर लेयर? फिर दोनों के बीच में भी गैप होता है. इट इज कॉल्ड एज कैप्सुलर स्पेस. लिखो नीचे नेक्स्ट लाइन में, स्पेस बिटवीन parietal and visceral layer space between parietal and visceral layer is called capsular or urinary space. और एक नाम है इसका capsular or urinary space. Okay, this is about Malpighian body. Ask any question up here. कुछ डाउट यहाँ तक? फंक्शन बात नहीं देखने वाली इसकी, खाली स्ट्रक्चर समझ लो. Then what is second part? Malpighian body हो गया अभी. Renal tubule. देखो नेक्स्ट स्टडी. Renal tubule. Renal tubule. रीनल ट्यूब्यूल में ऐसे जो फोल्डेड पार्ट है, देखिए डायग्राम देखे बताए नाम क्या है? पीसीटी. ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है वो लूप ऑफ हेनले, और अगेन एक फोल्डेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड पीसीटी एंड इट ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट. उसके बाद ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? और ये क्या बन गया? इफ्रेन. और ये क्या है? ग्लोमेरुलस. तो इसके आगे जो कंप्लीट है दैट इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल. तो राइट, इन दैट रीनल ट्यूब्यूल व्हाट इज फर्स्ट पार्ट? पीसीटी. PCT means proximal convoluted tubule. Convoluted मतलब folded. PCT. Next, right. It is internally lined by. It is internally lined by cuboidal epithelium. It is internally lined by cuboidal. Sorry. Cuboidal epithelium.
व्हाट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम? सपोज ये पीसीटी है लाइक दिस, और इनके अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर क्यूब लाइक, लेकिन इनकी जो आउटर बॉर्डर ऐसी प्लेन नहीं होती है, इट्स दिस बॉर्डर इज लाइक दिस, ऐसी होती है। कौन बताएगा क्या इसका नाम है? नहीं, फिट प्रोसेस उधर, इनको बोलते हैं माइक्रोविलाई, एंड दिस बॉर्डर इज कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर। नहीं नहीं, क्यूबॉइडल की जो अपर मार्जिन है ऐसे रहती है, क्यूब लाइक सेल ऐसे है, लेकिन ऐसे नहीं होते, इट इज लाइक दिस, ऐसे होता है। तो समझा? 1 सेकेंड, ये जो सेल है इसकी आउटर बॉर्डर ऐसी होती है, फिर ये सेल बन गई। तो ये आउटर बॉर्डर इसमें जो एलिवेशन है उनका नाम माइक्रोविला है, और इस बॉर्डर का नाम क्या होता है? ब्रश बॉर्डर। तो बताओ सरफेस एरिया किसमें ज़्यादा रहेगा, प्लेन बॉर्डर में कि ब्रश बॉर्डर में? तो इसका काम ही क्या है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया। एक इधर अंदर के सेल्स, मतलब यहाँ पीसीटी के अंदर के सेल ऐसे होते हैं लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, सेंटेंस में लिख रहे हैं, क्या लिखा है? इंटरनल लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आगे लिखो, इट्स आउटर बॉर्डर हैज, its outer border has many elevations called microvilli. Its outer border has many elevations called माइक्रोविलाई। समझ लिखा, माइक्रोविलाई। Such border is called brush border. Border is called brush border. It increases surface area. ये सब हम नेक्स्ट पॉइंट की तैयारी कर रहे हैं इधर। इसका फायदा क्या हो? It increases surface area. सिमिलर ऐसे सेल्स कहाँ होते हैं मालूम है आपको? माइक्रोविलाई वाले, स्मॉल इंटेस्टाइन। किस लिए बताओ? ऑब्जॉर्ब द फूड। यहाँ भी सिमिलर वाइज, हाँ यहाँ भी सिमिलर ऐसा ही काम है, बाद में देखेंगे हम। चलो हो गया। व्हाट इज सेकेंड पार्ट? पीसीटी हो गया। लूप ऑफ हेनले लिखो नेक्स्ट। अब सेकेंड लिखना है लूप ऑफ हेनले। व्हाट इज द शेप ऑफ लूप ऑफ हेनले? हाँ यू शेप है, और इधर ये थोड़ा हेयर पिन बनता है। टोटल इट इज यू शेप। इसके दो पार्ट है, ये और इसका नाम बताओ। यस, इसके दो पार्ट होता है, डिसेंडिंग लिम। तो ऐसे दो पार्ट कर दो चलेगा। डिस्टिंग्विश करेंगे तो दोनों पॉइंट है। सेकेंड इज असेंडिंग लिम। यस टेबल, यस। तो लूप ऑफ हेनले two parts, descending and ascending. इसका फर्स्ट पॉइंट, it is internally lined by flat epithelium, यानी स्क्वामस ही होता है। internally lined by flat epithelium, that is squamous epithelium. Flat
एपिथेलियम, स्पेलिंग लिखा है। और यहाँ सेम क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, अरे क्या हो गया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेकेंड, इट इज थिन वॉल्ड, डिसेंडिंग इज थिन वॉल्ड, तो इसका अपोजिट करेगा थिक वॉल्ड। एंड लास्ट पॉइंट है डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर, परमिएबल मतलब यहाँ से वाटर जा सकता है, बाहर निकलता है, इससे वाटर बाहर निकलता है, लेकिन इससे नहीं निकलता। तो लिखो इट इज इम्परमिएबल या नॉन परमिएबल टू वाटर। ये सब आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। Okay, this is about loop of Henle या Henle's loop. What is next part? DCT, that is ये वाला, this one. DCT, that is distal convoluted, हाँ बस इतना ही है, इतना ही। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा नहीं, एक लाइन ही खाली। आप लिखो DCT यानी distal convoluted tubule, सेम यहाँ पे लिखो इट इज इंटरनली लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो बहुत जगह क्यूबॉइडल ही है। इट इज इंटरनली लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन इसमें माइक्रोविलाई एब्सेंट होते हैं, माइक्रोविलाई आर एब्सेंट। एंड व्हाट इज लास्ट पार्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। बस इतना ही, फंक्शन हम बात नहीं देख रहे हैं, ये सब डिटेल में आएगा वापस, अभी खाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ओनली स्ट्रक्चर। लास्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, डीसीटी में ना, डीसीटी में इतना ही है, कितना, दो ही लाइन है, कौन से, इंटरनली लाइन बाय क्यूबॉइडल और माइक्रोवेला एब्सेंट। यहाँ भी सेम एक ही लाइन है, इंटरनली लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, यहाँ भी होता है इंटरनली लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। माइक्रोवेला किसमें नहीं, इसमें भी नहीं, ओनली इन पीसीटी। माइक्रोवेला खाली पीसीटी में होते, बाकी जगह नहीं होते। चलो तो वापस एक बार हाँ देख लो स्ट्रक्चर, सब लोग समझा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर विल डाउट। इसमें और थोड़े एडिशनल पॉइंट्स हैं। सर वो जो वासा रहता था उसका वो अभी उसी तरफ जा रहे हैं, अब यही पढ़ रहे हैं। देखो नोट यहाँ तक, ये क्या हो गया, दिस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब थोड़ा आगे देखते हैं, पता वन सेकेंड, नोट दिस क्या है, ये क्या रहेगा फिर, तो बताओ इफरेंट आर्टरियोल में कौन सा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, कैसे पता चला, अच्छा एवोर्टा भी नहीं, एवोर्टा नहीं, एवोर्टा है तो क्या, एवोर्टा नहीं, लेकिन अभी मुझे बताओ इफरेंट आर्टरियोल में कौन सा ब्लड है, नाम क्या है उसका, नाम क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल, तो आर्टरी में ऑलवेज कौन सा ब्लड होता है, तो यहाँ भी वही है। एक्सेप्शन हमने कहाँ देखा था, खाली लंग्स में देखा था, पल्मोनरी वाला, लेकिन यहाँ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ही है, किसमें, इफरेंट। नाउ दिस इफरेंट आर्टरियोल डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स इनटू मेनी, बहुत सारे ब्रांचेस बनते हैं, बताओ इन ब्रांचेस का नाम क्या रहेगा, नहीं अभी तक नहीं, थोड़ा हाँ एक
हाँ हाँ यस Now this efferent arteriole divides and redivides into many branches. These are nothing but the capillaries. These are called peritubular capillaries. कौन सा कैपिलरीज है? पेरिट्यूबुलर. लिख दो इसमें. अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. किसका क्या लगता है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया लेकिन इससे रिलेटेड ही है, तो इसमें एक सब पॉइंट लिख दो चलेगा. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में ही है. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ये रेड वाला दिखता है क्या वहां से? कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है ना? एकदम वापस इधर लिखो. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ये रेड ऑक्सीनेटेड ब्लड के लिए दिखा है खाली. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. हाँ लिखो इसमें आगे. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बोलो. प्रोड्यूस बाय efferent arteriole. These are produced by efferent arteriole and present around renal tubule. पूरे रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर होते हैं. आपने जो डायग्राम बनाया था उसमें मैं देखो पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम देखो सब लोग जो ड्रॉ किया था नेफ्रॉन का डायग्राम, और उसमें देखो पूरा ब्राउन कलर का जो दिखाया है टेक्स्ट बुक में देखेंगे पूरा वही है. चलो वन सेकेंड क्या लिखा बताओ. दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एंड प्रेजेंट अराउंड रीनल ट्यूब्यूल. अब बताओ इनका फंक्शन क्या रहेगा, सोचो. रीअब्सॉर्ब थोड़ा सा बाद में देखिए. अभी इससे रिलेटेड यस मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन है ना, न्यूट्रिएंट्स है. तो यहाँ जो आपने बहुत सारे सेल्स देखे क्यूबॉइडल वगैरह, इनको तो नरिशमेंट चाहिए ना. तो यहाँ से क्या निकलेगा बाहर? ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह, एंड देन इट इज सप्लाइड टू द सेल्स. किस लिए? फॉर देयर फंक्शनिंग. तो ये सेल्स क्या करेंगे? अभी ऑक्सीजन और ग्लूकोज यूज करके क्या बनाएंगे? एनर्जी बनाएंगे. और वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दैट CO2 इज अगेन रिलीज्ड इन. किस में रिलीज होगा? ये सेम कैपिलरी में ही रिलीज होगा. यस. तो अब हम कलर दिखाएंगे ब्लू की. बताओ. अरे सर आप अलग शेड यूज कर सकते हैं ब्लू का. हाँ अलग शेड यूज कर सकते हैं. अलग शेड यूज करूँ चलेगा? समझेगा? अरे यही समझ में. ठीक है चलेगा. ठीक है इतना तो चलो कोई बात नहीं. अभी इसमें से क्या रिलीज होगा? अरे यार CO2 वापस यहाँ रिलीज. तो शुरू में कैपिलरी में कौन सा ब्लड था? और सेल्स ने यूज करने के बाद डीऑक्सीनेटेड. फिर ब्लड कैसे बन गया? एंड फाइनली इट इज कलेक्टेड बाय, इसे बोलते हैं रीनल वेन्यूल. तो लिख दो पहले वापस चीज करता हूँ. लिखो इसमें राइट. हाँ दे सप्लाई. लिखो आगे. दे सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड they supply oxygenated blood to the cells of nephron, the renal tubule. Oxygenated blood to the cells of renal tubule. नेफ्रॉन, renal tubule नेफ्रॉन का पार्ट है. Next, after use, blood becomes deoxygenated. After use, blood becomes deoxygenated. And then it is collected by renal venule.
then it is collected by renal venule. चलो वापस एक बार, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में कौन सा ब्लड है? That oxygen is supplied to cells of renal tubule. Cells of renal tubule use that oxygen, glucose and produce energy. During that, what is the waste product? Again it is released in the same capillaries, and finally this deoxygenated blood is collected by renal venule. समझा तक? Then ये जो capillaries around loop of Henle है, it is called as vasa recta. So what is vasa recta? लिखो next line में. राइट, vasa recta, उसका मीनिंग लिखो. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज around loop of Henle are called vasa recta. देखो समझाए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. चलो नेक्स्ट अभी इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्लड सप्लाई टू किडनी. नेक्स्ट इसमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये सभी एक सब पॉइंट और ब्लड सप्लाई टू किडनी. और ऐसे फ्लो चार्ट जैसे लिखना है. आई विल स्टार्ट फ्रॉम हार्ट, इसके आगे आपको ही लिखना है. राइट योर सेल्फ, ट्राई करो. हेडिंग हमने क्या लिखा है? ब्लड सप्लाई टू किडनी. रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, ट्राई करो. चलो, डॉर्सल एओर्टा से कहाँ जाता है ब्लड बताओ? रीनल आर्टरी. जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख दो. उसके बाद रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के बाद एफरेंट आर्टरी हो, उसके बाद ग्लोमेरुलस, देन इफरेंट आर्टरी हो. यही जो हमने सीखा वही लिख रहे हैं. उसके बाद पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. हाँ तो उसका ही पार्ट है वो, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा. उसके बाद रीनल वेन्यूल, उसके बाद रीनल वेन, देन इंफीरियर वेना क्यावा, और अगेन इनटू हार्ट. ऐसा मतलब इसी तरह ब्लड घूम के वापस हार्ट की तरफ जा रहा है. बताओ क्या हुआ है? ये दो नेफ्रॉन है, दोनों का लूप ऑफ हेनले देखो. हाँ, लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट, लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग. तो कई नेफ्रॉन ऐसे होते हैं, ऐसे बोल, इनको नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. तो ऐसे दो कॉलम कर दो चलेगा. ये तो तेरे पॉइंट है. राइट लाइक दिस. हाँ ड्रॉ करेंगे तो भी चलेगा, या तो फिर आपको दूसरा इमेज दिखाओ क्या? ठीक है, पहले लिख दो, बाद में आपको दूसरा इमेज दिखाओ. हाँ बाद में करो चलेगा, पहले ये लिखो. टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स में दो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. डिस्टिंग्विश के दो तीन पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट इज ये मैक्सिमम होता है नियर अबाउट 85%. थ्री पॉइंट्स है, ज़्यादा नहीं. तो कितने रहेंगे? जक्स्टा
15%. There 85%. टोटल नेफ्रॉन में है 50. Second point, loop of Henle is short. Loop of Henle is short और उधर long. अब बताओ वासा रेक्टा कहाँ ज्यादा डेवलप रहेगा? Yes, look up here. Vasa recta is poorly developed or absent. Vasa recta is poorly developed or absent. और उधर क्या लिखना पड़ेगा? It is well developed. दिख रहा है? ये कौन सा एरिया? व्हाट इज दिस? कॉर्टेक्स. ये क्या हो गया? मेडुला. सो सी दिस नेफ्रॉन. इसका लूप ऑफ हेनले कॉर्टेक्स में रुकता है, थोड़ा अंदर आता है, लेकिन इधर क्या हुआ है? पूरा अंदर है. सो दिस इज कॉल्ड एज जक्स्टा मेडुलरी और ये है कॉर्टिकल. आपको स्केच करना है तो करो, या देखो कैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए. लग रहा है? समझा? एब्सेंट मतलब ये बहुत ही छोटा हो गया. फॉर एग्जाम्पल ऐसा डायग्राम हमने ड्रॉ किया समझो, और मैंने इतना ऐसे बना दिया अभी. बहुत छोटा हो गया ना, या उससे भी और डिटेल डायग्राम चाहिए तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ सीधा. तो इसमें एब्सेंट ही है ना लूप ऑफ हेनले. तो लूप ऑफ हेनले एब्सेंट है तो वासा रेक्टा भी एब्सेंट. अरे को समझा क्या? कैपिलरी डायरेक्टली यहाँ से जाएंगे. कैपिलरी तो ऊपर से लेके उनका कोई सवाल ही नहीं, डायरेक्टली जाएंगे ना उनको. कैपिलरी खाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रहे हैं और CO2 ले रहे हैं. तो लूप ऑफ हेनले तो उसको जाएंगे नहीं, उधर है ही नहीं. तो मतलब ये बहुत छोटा रहता है, या इससे भी कम छोटा रहता है. तो ये दोनों डायग्राम से. हाँ, मतलब एक्चुअली इनका फंक्शन होता है टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब सॉल्ट बैलेंस एंड वाटर बैलेंस. तो ये इतने सफिशिएंट होते हैं. 15% आर सफिशिएंट. इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती. सो दैट्स वेरी शॉर्ट. तो ये 15% है, वो अपना काम कर लेते हैं. लूप ऑफ हेनले का मेन काम होता है सॉल्ट और वाटर बैलेंस करना. ये 15% नेफ्रॉन में चल जाता है, तो सब में होने की ज़रूरत नहीं होती. ऑल नेफ्रॉन्स मतलब all the nephron cells, 1 million cells, they all are present in that medullary pyramid. Say this nephron is, what is the name of this nephron? Juxtamedullary. Its loop of Henle present in pyramid and remaining part in cortex. तो cortex में कौन सा पार्ट है मैक्सिमम बताओ? माल्फिजन बॉडी, PCT और DCT, ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में. तो मेडुला में क्या प्रेजेंट होता है? लूप ऑफ हेनले और एक कलेक्टिंग डक्ट. लिखे देता हूँ, चलो बाद में, और एक लाइन बाद में लिखेंगे. इस डायग्राम में कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? क्या नोटिस किया बताओ? दूसरा कुछ? हाँ,
और थोड़ा देखो, क्या नोटिस किया आप लोगों ने ये डायग्राम? हाँ? और थोड़ा, हाँ वो तो है ही, हाँ लॉन्ग वो तो है ही। और क्या नोटिस किया? केयरफुली ऑब्जर्व करो जरा डायग्राम, इसका पार्ट हमें बाद में आने वाला है फिर भी। हाँ हाँ, लूप ऑफ इंडिया तो है ही। और हाँ, और थोड़ा देखो, वो जो रेड पार्ट है थोड़ा ब्रॉड है वो और थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करो डायग्राम। नहीं वो तो है ही, मतलब इसलिए तो उसका नाम कॉर्टेक्स और जक्स्टामेडुलर है। सोचो जरा अच्छे से। देख, वो I don't know what this, but वो जो white part है वो तो है ही, सारा इसमें वो तो रहता ही है। मतलब ये तो एक थिन थिक पार्ट है, वो छोड़ो, ये देखेंगे आगे। ये थोड़ा सा थिन पार्ट होता है, लो फॉर्म लेगा, वो भी है। और केयरफुली ऑब्जर्व करो जरा, और एक बेसिक सिंपल। हाँ ट्विस्टेड, ठीक है। और the glomerulus the glomerulus is attached to the convoluted distal convoluted tubule. यस, देखो जरा बराबर केयरफुली। ये क्या, व्हाट इज दिस, ये क्या रहेगा? नहीं ये बोमन्स कैप्सूल, और ये अंदर, और ये कौन है? तो देखो ना, आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया, उसमें ऐसा थोड़ी था। ऑलवेज क्या होता है, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल और ये डीसीटी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, इसका ही नाम है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। इसका बाद में हम फंक्शन देखने वाले हैं। नेफ्रॉन का जो आपने डायग्राम बना है ऐसा होता ही नहीं, एक्चुअली कैसे होती है, लाइक दिस। एफरेंट आर्टेरियोल और ये डीसीटी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, देखो दोनों जगह। नोटिस किया आपने? और आपके डायग्राम देखो जो ड्रॉ की थी, अलग था, ऐसे नहीं होता है। तो एक्चुअली दिस इज रियल डायग्राम टेक्स्ट बुक फॉलो करें इसलिए। तो एफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी कांटेक्ट में आते हैं, वही ग्लोमेरुलस है। या उसमें और दूसरे सेल्स होते हैं, उस टोटली मिला के उसको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस होते हैं। तो ये सेल्स होते हैं ब्लैक वाले। आपको था क्या मेसेंजियल सेल? नहीं था, क्योंकि चलो वो बाद में आएगा, लेकिन नोटिस करो। हाँ हाँ, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस, JGA, ऐसा वो बाद में देखने वाले हैं, आने वाले नेक्स्ट पॉइंट, अभी छोड़ दो इसको। लेकिन ये याद रखो, ऐसा होता है। नाम सुना है कि नहीं, हार्मोन रेनिन, रेनिन वगैरह सुना है क्या? नहीं सुना, ठीक है, तो आपको नहीं था शायद। रेनिन सुना है, रेनिन? अच्छा ठीक, नहीं वो नहीं, वो डिफरेंट, वो वाला है। हाँ, और एक पार्ट लिखो चलेगा इसमें, राइट लाइक दिस। नेक्स्ट लाइन में लिखो रीनल कॉर्टेक्स, लिखो इससे रिलेटेड। नेक्स्ट लाइन में लिखो रीनल कॉर्टेक्स कंटेन्स। अब रीनल कॉर्टेक्स में क्या होता है? renal cortex contains Malpighian body, renal cortex contains Malpighian body, PCT and DCT. Renal cortex contains Malpighian body, PCT and DCT, बराबर ना? और नेक्स्ट लिखो रीनल मेडुला कंटेन्स, पहला लिखा ना सबने, फर्स्ट हो गया ना सेंटेंस। रीनल मेडुला कंटेन्स हाँ लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट, मतलब मेन पार्ट ना, मेजर। रीनल मेडुला कंटेन्स लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये सबको समझ में आ गया? बताओ
तो ये जो इतना पार्ट है कॉर्टेक्स, उसके अंदर देखो क्या क्या है, व्हाट इज दिस, ये कौन है, माल्फिजियन बॉडी है, ये पीसीटी और ये डीसीटी है, और ये जो मेडुला है उसके अंदर कौन है, लूप ऑफ हेनले और ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो पर्टिकुलर पार्ट में पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के। ओके नेक्स्ट, और थोड़ा पूछे और ऐसे सिंपल हैंडमेड डायग्राम्स ऐसे। दिख रहा है सबको, थोड़ा सा ड्रॉ किया उन्होंने। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन या यूरिन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, चलो ठीक है, ओके लिखो। अभी यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेजेस, कौन से बताओ, व्हाट इज फर्स्ट, हाँ उसका दूसरा नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लिखो 3 स्टेजेस यूरिन फॉर्मेशन के। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपके बुक में इतना ही लिखा है, इसलिए हम पर्पसफुली लिख रहे हैं। एक्चुअली इसको सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं, बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी फॉलो कर रहे थे, इतना ही लिख रहे हैं। हाँ, टेल एवरीवन व्हाट इज द डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल। उससे पहले बताओ ये क्या है और ये क्या है, तो दोनों के डायमीटर में डिफरेंस क्या है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, pressure is created on the blood of glomerulus, that is called as glomerular capillary blood pressure। इन दोनों के डायमीटर के डिफरेंस की वजह से यहाँ जो ब्लड है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। लिखो आगे, ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, due to difference in diameter of afferent and efferent arteriole, pressure is created on the blood of glomerulus it is called glomerular capillary blood pressure। It is called glomerular capillary blood pressure। और ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 55 mm मर्क्यूरी।
इट इज 55 mm mercury. मर्क्यूरी समझ लिया. इमेजिन करो अगर ये दोनों डायमीटर सेम होते तो क्या होता, प्रेशर विल नॉट बी क्रिएटेड. इसके लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट या इंजेक्शन की सिरिंज वगैरह दिखे ना, तो उसका बैक साइड का डायमीटर बड़ा और आगे छोटा होता है. होली में पिचकारी यूज करते वही है. अगर दोनों डायमीटर सेम होते तो क्या होता, पानी उधर ही गिरता फिर. अरे बराबर ना. तो फोर्स किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन डायमीटर. ओके देन अब बताओ कैपिलरी के अंदर के लेयर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका, एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम. दूसरा नाम क्या है, नहीं नहीं, सिंपल सिंपल वन सेकेंड. कैपिलरी का इनर लेयर का नाम क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम. और अदर नेम नहीं, ट्यूनिका इंटरना, वही और एक नाम है एंडोथेलियम. नाम सुना है, वन सेकेंड. तो एक कैपिलरी है, इसके जो अंदर के सेल्स है इनका नाम क्या है, हाँ जाओ अभी ध्यान दो बराबर से. ये जो इनर लाइनिंग मैंने जो पिंक कलर के बनाए सब सेल्स है, इन सेल्स का नाम क्या है, स्क्वाइमस एपिथेलियम और एंडोथेलियम और ट्यूनिका इंटरना. याद है. ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर ये सेल्स हमने रखे हैं, ये मालूम है इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. कभी नाम सुना है क्या. फॉर एग्जांपल समझो ऐसे सेल्स है, ये सेल्स जिस लेयर के ऊपर अरेंज होते हैं दैट इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है इट इज नथिंग बट द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो पिंक कलर के सेल्स है उसका नाम क्या है, एंडोथेलियम. और बताओ इन दो पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप है उसका नाम क्या है, अभी तो देखिए बताओ. नहीं नहीं नहीं, पोडोसाइट्स के बीच में गैप देखिए बताओ, फिल्ट्रेशन पोर्स और फिल्ट्रेशन स्लिट्स. अब देखो क्या होता है, अब इस ब्लड के ऊपर प्रेशर है, सो सम सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड गेट फिल्टर्ड थ्रू दिस. ऐसे यहाँ आता है इधर लाइक दिस. दिस इज नथिंग बट कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो यहाँ माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होते, फिर ब्लड के सब्सटेंसेस यहाँ आते बिकॉज ऑफ द फिल्टर, बिकॉज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स. लिखो आगे. ड्यू टू दिस प्रेशर, नेक्स्ट लिखो, ड्यू टू दिस प्रेशर some substances from the blood due to this pressure some substances from the blood get filtered through three layers. Get filtered through three layers. तीन लेयर क्रॉस करके जा रहे हैं. बताओ फर्स्ट क्या है, अभी बताया, स्क्वाइमस एपिथेलियम और एंडोथेलियम. लिखो फर्स्ट लेयर का नाम लिखो, स्क्वाइमस एपिथेलियम और एंडोथेलियम. सेकेंड लेयर अभी क्या बताया था, बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन. और फोर्थ क्या बताया था, थर्ड क्या, फिल्ट्रेशन पोर्स ऑफ पोडोसाइट्स. filtration pores of podocyte. The microscopic openings. अब बताओ ये ओपनिंग्स अगर नहीं होते तो क्या होता, उसी प्रेशर से ब्लड आगे चला जाता. बराबर ना. तो प्रेशर है और ओपनिंग्स है, इसलिए क्या हो रहा है, यहां से ब्लड के कई सब्सटेंसेस फिल्टर होके इधर आ रहे हैं. किधर आ रहे हैं, इस स्पेस का नाम क्या बताओ, स्पेस का नाम
कैप्सुलर स्पेस और यूरिनरी स्पेस। क्या समझ रहे हैं सबको? वंस अगेन, इन दोनों के डायमीटर में डिफरेंस है, इसलिए कौन सा प्रेशर बन गया? ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कितना होता है? और यहाँ माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होते हैं, तो यहाँ से सब्सटेंसेस फिल्टर होकर इधर आते हैं। इन शॉर्ट क्या हुआ है? ब्लड से सब्सटेंसेस को निकाल के कहाँ डाला गया है? नेफ्रॉन के अंदर, बोमन्स कैप्सूल के अंदर। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखते हैं हम क्या फिल्टर होता है, क्या नहीं होता है। लिखो आगे। नेक्स्ट, हाँ उससे पहले चलो, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, देन प्लाज्मा प्रोटीन्स, और नहीं प्लाज्मा में वो तो हमने दो पार्ट किए ना ब्लड के, कौन से? फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या क्या है? वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वगैरह वगैरह। तो इसमें से क्या फिल्टर पहले देखते हैं नहीं होता है? ब्लड सेल्स आर नॉट फिल्टर्ड। क्या नहीं फिल्टर होता है? एंड लार्ज साइज मोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स वगैरह नॉट फिल्टर्ड, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग छोटे होते हैं और ब्लड सेल्स की साइज बड़ी होती है, तो क्या फिल्टर नहीं हो रहा है? लिख दो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड formed elements, plasma proteins and large sized molecules are not filtered. Large size molecules are not filtered due to their high molecular weight. वापस बोलो, क्या क्या नहीं फिल्टर हो रहा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह और प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड लार्ज साइज के मोलिक्यूल्स नहीं फिल्टर हो रहे। तो क्या फिल्टर हो रहा है? लिखो, फिल्टर्ड सब्सटेंसेस आर, क्या फिल्टर होता है? फिल्टर्ड सब्सटेंसेस आर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, inorganic substances, any salts, and nitrogenous waste products. क्या समझा? क्या फिल्टर हो रहा है? वाटर, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में कौन आएगा? न्यूट्रिएंट्स में देख के बताओ, कैल्शियम तो हमने सॉल्ट्स में लिए, न्यूट्रिएंट्स में ऐसे रेफरेंस आएगा एक दूसरे चैप्टर का। प्रोटीन्स नहीं, प्रोटीन्स तो हमने हटा दिए, प्रोटीन्स तो फिल्टर नहीं हो रहे ना। तो बताओ न्यूट्रिएंट्स में क्या है? देखो लिखे दिए शायद, नहीं लिखा? मिनरल्स तो हमने सॉल्ट्स पे लिए, नहीं वो तो सॉल्ट्स में आ गए, इनऑर्गेनिक में आ गए। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल वगैरह वगैरह, ये सब क्या होंगे? फिल्टर होंगे। अरे को समझ रहा है क्या? वंस अगेन, क्या फिल्टर नहीं हो रहा है वापस बताओ, इंपॉर्टेंट है। सेल्स नहीं फिल्टर हो रहे, प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं और लार्ज साइज। तो क्या फिल्टर हो रहा है? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ ये जो फिल्टर फ्लूइड है, इट इज नथिंग बट कॉल्ड एज, यस लिख दो, लिखो, filtered fluid is called, filtered fluid is called glomerular filtrate. Filtered fluid is called glomerular filtrate or
इसका और एक नाम है डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। Why the name like this? बताओ अभी। क्या प्रोटीन्स नहीं होता प्लाज्मा है लेकिन क्या नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। ओके, और ये सब फ्लूइड कहाँ जमा होता है? स्पेस का नाम क्या है? नहीं, स्पेस का नाम कैप्सुलर स्पेस। राइट ऑन दैट। This fluid enters into capsular space of Bowman's capsule. Capsular space of Bowman's capsule. तो बताओ ब्लड से यहाँ क्या फिल्टर लेके लिया है इधर? मतलब वाटर, सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन वेस्ट। ओके, अब बताओ व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? चलो वापस अपने 1 मिनट कितना होता है? लिखो नीचे। कार्डियक आउटपुट इज, अब ये क्यों पढ़ रहे पता चलेगा आपको। कार्डियक आउटपुट इज कितना होता है? 5 लीटर पर मिनट। हाँ, फाइव लीटर पर मिनट, सॉरी 5 लीटर पर मिनट। ओके, अब बताओ जो 5 लीटर ब्लड निकला है वो कहाँ? सभी ऑर्गन्स में तो जाएगा, तो किडनीज में भी आएगा ना। तो किडनीज में कितना आता है? नियर अबाउट दोनों मिला क्या कितना आ रहा है किडनीज में? यानी अप्रोक्सीमेटली 1/5। लिख दो, ऐसे लिखो, ब्लड फ्लो रेट इन किडनी। नेक्स्ट लाइन में, ब्लड फ्लो रेट इन किडनी is 1100 to 1200 ml per minute. That is 1/5 of cardiac output. One-fifth of cardiac output. मतलब दोनों किडनी में पर मिनट इतना ब्लड आता है, इसका इसका मतलब है। अब बताओ इसमें प्लाज्मा कितना रहेगा? मुझे समझा? 1 सेकेंड। दोनों किडनीज में ब्लड कितना आ रहा है, तो इसमें प्लाज्मा कितना है? सोच के बताओ। हाँ बोलो, क्या होते हैं? 45% क्या होते हैं? मतलब सेल्स होते हैं, तो प्लाज्मा मतलब कितना रहेगा अप्रोक्स? एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए। कितना परसेंट होता है? प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55। तो अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ, हाँ 6 अप्रोक्सीमेटली लो, कोई बात नहीं। अप्रोक्स है अभी ये। तो कितना आ रहा है? ये कौन है? प्लाज्मा। लिखो तो उसका ये लिखो PFR, प्लाज्मा फ्लो रेट इन किडनी। नेक्स्ट लाइन लिखो PFR, दैट इज प्लाज्मा फ्लो रेट इन किडनी। लिख दो 600 to 650 ml पर मिनट। कितना समझा आप? अब यहां से फिल्टर कितना होता है? इट इज 125 ml पर मिनट। तो इसका मतलब क्या है?
पूरा प्लाज्मा फिल्टर नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है 125, तो अप्रोक्सीमेटली रहेगा कितना अभी, इतना फिल्टर होने के बाद रहेगा कितना अप्रोक्स 500 ml, तो फिर वो कहाँ जाएगा 125 फिल्टर हो गया तो बचा कितना 500, तो कहाँ जाएगा ये, बोलो बराबर, एक मिनट 1 सेकेंड, प्लाज्मा इतना है उसमें से फिल्टर कितना हुआ, तो बचा कितना 500, वो किधर जाएगा इफरेंट आर्टरी, और उसके बाद रीनल, उसके बाद और मतलब सुपीरियर नहीं इंफीरियर, यानी अपने बॉडी में रहेगा, तो खाली फिल्टर कितना हो रहा है 125, लिख दो, दैट इज कॉल्ड GFR, हाँ लिख दो GFR, नेक्स्ट लाइन, GFR that is glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate, और देखो कितना होता है 125 ml per minute. जरा मैच चेक करते दोबारा, पर डे कितना बनेगा जरा काउंट करके दिखाओ ना मुझे इधर, करके देखो, सुनो पर मिनट दिया है, मुझे पर डे चाहिए, पर डे मतलब पर 24 आवर्स, रेटेड है उधर है रेफरेंस ना, हाँ पढ़ लो लाइन जरा पढ़ो, हाँ ये पूरा कॉलम करके रख दो, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, वो जो रेनिन और ये आया था देखो जेजी वगैरह, जेजी भी है ना, हाँ जेजी सेल्स वही बताया था ना, वो नेफ्रॉन, सुनो वो अभी हमने नेफ्रॉन के डायग्राम में देखा था, कौन किसके कांटेक्ट में आता है, वो एफरेंट आर्टेरियल डीसीटी, उधर ये सेल्स होते हैं, तो उनका ही काम रेनिन बनाते हैं, उसका वो जरा ब्रैकेट में रख के रख दो, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट मतलब इसके बाद 1-2 पॉइंट के पास पढ़ने वाले हैं, मिला कि नहीं सबको, खाली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही देखो, डोंट रीड रीएब्सॉर्प्शन और सिक्रेशन बाकी है, जनरल नॉलेज सुनो अभी समझो इस, अरे लिसन, इस मालफिजन बॉडी में कुछ फॉल्ट हो गया तो क्या होगा बताओ, इधर कुछ तो डिफेक्ट हुआ है, व्हाट विल हैपन, ज्यादा मतलब ये जो क्या फिल्टर नहीं हो रहा है, आरबीसी वगैरह वो भी सब फिल्टर होते हैं और यहां से निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज किडनी फेल्यूर, सो व्हाट हैपेंस इन किडनी फेल्यूर, ये जो है ना ये ओपनिंग्स ये इतने बड़े हो जाते हैं कि सब प्रोटीन्स ब्लड सेल सब बाहर निकलना शुरू होता है और वो सब यूरिन थ्रू बाहर निकल जाते हैं, तो इन लोगों में फिर ब्लड यूरिन का कलर रेडिश हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लड, उसमें प्रोटीन्स आते हैं, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज किडनी फेल्यूर, तो ये किडनी फेल्यूर का ही टाइप है, मतलब इसमें ऐसा किडनी फेल में ये जो ओपनिंग्स है वो बड़े हो जाते हैं, फिर क्या होगा ब्लड सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन्स भी जाते हैं और दे एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन, यूरिन से बाहर निकलना शुरू होता है, तो फिर यूरिन में ब्लड दिखता है या ब्लड रेडिश कलर का यूरिन, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो तुरंत क्या करना चाहिए, वी हैव टू एनालाइज द किडनी फंक्शन, मतलब किडनी फेल्यूर हुआ है कि नहीं पहले देखना है, समझा, चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।